हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस क्लास में मैं फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं, तो बिना क्लास को स्किप करे इस क्लास को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं आज की क्लास, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं सदी का फ्रांस, आर्थिक स्थिति बहुत खराब। यानी 18वीं सदी का जो फ्रांस था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वो पैसों के मामले में, वो धन के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। यानी 18वीं सदी का जो फ्रांस था उसका जो समाज था, उसकी जो सामाजिक संरचना थी वो 3 वर्गों में बटी हुई थी। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग पादरी। पादरी वर्ग सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे ऊंचा वर्ग कह सकते हैं हम, जिसको टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे, उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे और किसी प्रकार का कोई टैक्स उसको नहीं भरना पड़ता था। दूसरा वर्ग था सामंत, यानी कि कुलीन वर्ग। इसको, ये पादरी से नीचे आता था पर इसको भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। इसके बाद आता है आखिरी और तीसरा वर्ग, यानी कि थर्ड स्टेट, जिसमें आते थे किसान, व्यापारी, मजदूर। यानी कि जो खेती मजदूरी करते थे, जो किसान थे, वो आते थे तीसरे वर्ग में। और यही था वहाँ का सबसे कमज़ोर वर्ग, जिसके ऊपर सारा का सारा बर्डन जो है समाज ने दे रखा था। इसको हैवी टैक्सेस भरने पड़ते थे। ये एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर तो था ही, पर इसको टैक्सेस भी बाकी वर्गों से ज़्यादा भरने पड़ते थे। तो 18वीं सदी का फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। पादरी, कुलीन और नॉर्मल पीपल, यानी कि किसान, व्यापारी, मजदूर, ये आते थे थर्ड स्टेट में। ठीक। उस समय फ्रांस का जो राजा था लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले थे। यानी कि अपनी शान शौकत में, अपनी झूठी दिखावटी शान शौकत में वे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया करते थे। और वो पैसा आता कहाँ से था? वो पैसा आता था तीसरे वर्ग से, जिससे वो टैक्स लिया करते थे। ठीक है। कॉमन पीपल से टैक्स लेते थे और अपनी शान शौकत, अपने खर्चों में उनको खर्च किया करते थे उन टैक्सेस को। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे, यानी कि क्रांति का जो मुख्य कारण था वह क्या था, कि रेवोल्यूशन जो हुआ ये किन कारणों की वजह से हुआ। तो सबसे पहला था सामाजिक असमानता। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहले और दूसरे वर्ग को तो विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन तीसरे वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वजह से उन लोगों में असमानता फैल गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट, जो किस वजह से हुआ? पहला, लगातार युद्ध। यानी उस समय जो पड़ोसी देशों में लगातार युद्ध हो रहे थे, जिस वजह से सरकारी खजाना खाली होता जा रहा था। और इसका दूसरा कारण है राजा की फजूल खर्ची। जो राजा और रानी थे वो अपने ऊपर फिजूल खर्ची किया करते थे, जिस वजह से वहाँ का आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। और ये सारा टैक्स जो कि राजा और युद्धों में जो खर्च हो रहा था, वो टैक्स किससे लिया जा रहा था? थर्ड स्टेट से, यानी कि तृतीय वर्ग से। जो ये कॉमन लोग थे उनसे ये टैक्स लिया जा रहा था और यहाँ खर्च किया जा रहा था, जिस वजह से वहाँ का आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। थर्ड पॉइंट है बौद्धिक जागरण। जो फ्रांस के महान विचारक हुए, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ऐसे महान विचारकों ने अपने विचारों से समाज में बौद्धिक जागरण पैदा किया। इन्होंने अपनी किताब समाज की संधि, शक्तियों का विभाजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विचार लोगों के बीच में व्यक्त किए, जिस वजह से लोगों के अंदर आज़ादी की भावना उत्पन्न हुई। फोर्थ पॉइंट है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। यानी उस समय अमेरिका में भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसी चीज़ें हो रही थी, जो कि फ्रांस के लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनी। पांचवा पॉइंट है अनाज की कमी। उस समय खेती ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से ब्रेड की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। लोगों के पास खाने के लिए ना तो अनाज बचा था, ना ही ऐसे महंगे ब्रेड खरीदने के लिए उनके पास पैसे थे, जिस वजह से लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। 1789 में राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों वर्ग के लोग, पादरी, कुलीन और तृतीय वर्ग के लोग शामिल हुए। इसमें तृतीय वर्ग ने अपनी खुद की मांग करी, चीज़ों की मांग करी, जिसको राजा ने मना कर दिया, जिस वजह से तीसरे वर्ग ने खुद को ही राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और 14 जुलाई 1789 में जनता ने बेस्टिल किले पर हमला कर दिया। यही वह घटना मानी जाती है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को ब्रेस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके प्रमुख चरणों को अब हम जान लेते हैं, यानी फेजेस ऑफ रेवोल्यूशन को हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है
राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली 1789 से 1791, इसमें संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। ठीक है। विधानसभा 1791 से 1792, जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया। ठीक है। राष्ट्रीय परिषद 1792 से 1795 तक फ्रांस गणराज्य बना और राजा लुई 16 को जो है फांसी की सजा दी गई। आतंक का शासन रीजन ऑफ टेरर 1793 से 1794 तक, जिसमें रोबेस्पियरे का कठोर शासन हुआ। इसने नई नई चीज़ें, नए नए कानून लाया। थर्ड वर्ग का फायदा तो हुआ पर लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है डायरेक्टरी शासन, जिसमें कमज़ोर सरकार थी, अच्छे से समाज चल नहीं पा रहा था, और जिसके बाद हुआ आगमन नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है। अब ये जो क्रांति हुई, इसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में 4 पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। पहला तो राजशाही का अंत हुआ, डेमोक्रेसी आई। ठीक है। लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। नारा क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आप भारत में भी देखेंगे तो भारत के संविधान में भी इन पॉइंट्स को रखा गया है। ठीक है। यूरोप, अमेरिका और भारत सहित कई देशों के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय हमारा भारत देश भी जो है गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये जब क्रांति हुई तो इसके बाद सिर्फ भारत को ही नहीं, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी इस स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा मिली। अब फ्रांसीसी क्रांति हमें यह सिखाती है कि जब अन्याय और असमानता अपनी सीमा पार कर जाती है तो जनता उठकर पूरी व्यवस्था को बदल देती है। आज भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमारी राह दिखाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। देखिए, इस क्लास में मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में नहीं पढ़ाया है। मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स को रखा है जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम पूरा चैप्टर ना भी पढ़े डिटेल में और इन पॉइंट्स को ही सिर्फ याद रखें तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। रही है पीडीएफ, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इनको लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।